हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम शशांक शेखर है और मैं क्रैश कोर्स करवा रहा हूँ 45 डेज का आने वाले जे एग्ज़ाम के लिए। और आज हमारा 13th डे है, तो स्टार्ट करते हैं हम। तो आज का जो चैप्टर हम शुरू कर रहे हैं वो है इक्विलिब्रियम। पिछले चैप्टर हमने एक सॉल्यूशन ख़त्म किया था और हम इक्विलिब्रियम चालू करेंगे। तो ये है सिलेबस एनटीए द्वारा दिया गया है और आप चाहें तो इस लिंक के थ्रू भी ओपन करके देख सकते हो कि सिलेबस क्या है, पूरा सिलेबस क्या है। अगर आप इसके वेटेज की बात करें तो लगभग 2 से 3 क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं इस चैप्टर से। तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं या फिर इन्हें समझ में नहीं आता। ये जो टॉपिक है ये आज हम कवर करेंगे। केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है, उसकी विशेषताएं क्या है, फिर लॉज ऑफ मास एक्शन क्या होता है, फिर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में अंतिम में हम पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे उससे जुड़े हुए, है ना। और फिर आगे हम देखेंगे रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी, इक्विलिब्रियम के कितने प्रकार होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम कैसे अलग अलग यूज़ करके और डिफरेंट रिएक्शन के लिए से कैलकुलेट कर सकते हैं। और फिर हम देखेंगे रिएक्शन कांस्टेंट का एप्लीकेशन, जहाँ हम डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन बताएंगे, मतलब किस दिशा में रिएक्शन जाएगी उस बताएंगे। और अंत में हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इससे रिलेटेड, इन सारे टॉपिक से जुड़े हुए क्वेश्चंस के बारे में देखेंगे। तो आज का हमारा चैप्टर केमिकल इक्विलिब्रियम हम शुरू करते हैं। तो इस डायग्राम की मदद से मैं आपको समझाना चाहूँगा कि क्या होता है। तो इक्विलिब्रियम क्या होता है ना। तो हम जानते हैं कि कोई भी रिएक्शन जो है वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की ओर जाती है ना। पर कुछ रिएक्शन जो है वो रिवर्सिबल होती है। क्या होती है? रिवर्सिबल होती है और वो प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की ओर भी जा सकती है। क्या होती है? प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की ओर भी जा सकती है ना। तो इसे हम फॉरवर्ड रिएक्शन कहेंगे और इसे हम रिवर्स रिएक्शन कहेंगे। तो जब ये फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन एक दूसरे के बराबर हो जाए, मतलब इनका रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब जिस स्पीड से रिएक्शन हो रही है वो बराबर हो जाए, तब हम कहेंगे कि रिएक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम पे पहुंच चुका है। और ऐसे इक्विलिब्रियम को हम डायनेमिक कहते हैं। क्यों डायनेमिक कहते हैं? क्योंकि रिएक्शन अभी भी हो रहा है, फॉरवर्ड रिएक्शन भी हो रहा है, बैकवर्ड रिएक्शन भी हो रहा है, पर क्योंकि दोनों रिएक्शन का जो रेट है वो सिमिलर है, तो इसके कारण से चेंजेस हमारे नेकेड आई से विजिबल नहीं है। तो ऐसे इक्विलिब्रियम को हम कहते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम। जब बिल्कुल रिएक्शन स्टॉप हो जाए इक्विलिब्रियम पे पहुंचने के बाद, तो उसे हम कहते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम। पर जनरली जिस इक्विलिब्रियम की हम बात करेंगे अभी, वो हमारा होगा, क्या होगा? हमारा होगा डायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, जैसा मैंने अभी कहा कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इस बराबर हो जाता है रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के, और जो सारे स्पीशीज का कंसंट्रेशन है वो क्या होता है? कांस्टेंट हो जाता है। नेट चेंज 0 हो जाता है, चेंज 0 नहीं होता इक्विलिब्रियम पे। डायनेमिक इक्विलिब्रियम पे नेट चेंज 0 होता है, चेंज 0 नहीं होता। इसके कारण से इक्विलिब्रियम क्या होता है? कांस्टेंट हो जाता है। अगर एक ग्राफ से समझना चाहे तो ये कंसंट्रेशन का एक्सिस है और ये किसका एक्सिस है? ये टाइम का एक्सिस है। मान लो हमने रिएक्शन स्टार्ट की और रिएक्शन चली टाइम के साथ आगे बढ़ी, तो ए और बी क्या कर रहे हैं? आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और हमें क्या दे रहे हैं? C+D दे रहे हैं। तो क्योंकि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन जो है वो घटेगा, क्योंकि रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में, तो हम देख सकते हैं कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या हो रहा है? घट रहा है ना। रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घट रहा है और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो ये चेंज हो रहा है कंसंट्रेशन में, दोनों का C और D का कंसंट्रेशन भी चेंज कर रहा है, A और B का भी कंसंट्रेशन चेंज कर रहा है। कुछ समय के बाद क्या होगा? इन दोनों का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा? मान लो इस पॉइंट के बाद इन दोनों का कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो गया और कोई भी चेंज अब इस रीजन में नहीं हो रहा। इस रीजन में कोई भी कंसंट्रेशन चेंज नहीं हो रहा। तो इस पॉइंट को हम कह सकते हैं कि इस पॉइंट पे हमने इक्विलिब्रियम रीच कर लिया है, मतलब इस टाइम पे हमने इक्विलिब्रियम रीच कर लिया है ना। तो ये हमारा रिएक्शन यहाँ पे खत्म हो जाएगा। तो ये ग्राफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है
इसको इसका यूज बहुत ही होता है, आप केमिकल काइनेटिक्स में भी इसका उपयोग देखोगे। तो कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर विशेषताएं हैं क्या है केमिकल इक्विलिब्रियम के, तो तीन चीजें कांस्टेंट हो जाती है। अगर आप मेजर तौर पे देखना चाहोगे तो तीन चीजें क्या होती है, कांस्टेंट हो जाती है या तय हो जाती है। पहला होता है प्रेशर चेंज। प्रेशर चेंज क्या हो जाएगा, जीरो। हमेशा चेंज की बात करेंगे, जब भी बात करेंगे किसकी बात करेंगे, चेंज की बात करेंगे, ना कि एब्सोल्यूट वैल्यू की। तो चेंज इन प्रेशर जीरो, नेट चेंज इन प्रेशर आप कह सकते हो। चेंज तो जीरो नहीं होगा, चेंज तो होता ही है, पर नेट चेंज क्या होगा, जीरो होगा। इनिशियल माइनस फाइनल जीरो होगा, या फिर दो स्टेट के बीच में जो प्रेशर चेंज है वो जीरो होगा। कंसंट्रेशन जीरो, चेंज नेट चेंज जीरो। टेम्परेचर का भी नेट चेंज क्या है, जीरो है। तो ये है कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर कुछ विशेषताएं केमिकल इक्विलिब्रियम की, जिससे हम पता लगा सके कि हाँ इक्विलिब्रियम रीच हो चुका है, प्रेशर कांस्टेंट हो गया, कंसंट्रेशन भी हो गया, टेम्परेचर भी हो गया, तब हम कहेंगे कि इक्विलिब्रियम रीच हो गया। हो सकता है कि प्रेशर कांस्टेंट ना हो, नेट चेंज जीरो ना हो, और कंसंट्रेशन मान लीजिए नेट चेंज प्रेशर में जीरो हो और कंसंट्रेशन चेंज जीरो ना हो, तो उस केस में हम कहेंगे इक्विलिब्रियम नहीं आया है। तो इस चीज को दिमाग में रखें कि ये तीनों चीजें साइमल्टेनियसली कांस्टेंट हो जाए, तभी कहेंगे कि हाँ इक्विलिब्रियम रीच हो चुका रिएक्शन का। आगे लॉज ऑफ मास एक्शन। लॉज ऑफ मास एक्शन क्या कहता है, ये कहता है कि जिस रेट से कोई सब्सटेंस रिएक्ट करता है या फिर रेट ऑफ रिएक्शन, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्टिव मास ऑफ रिएक्शन का। किसके प्रोपोर्शनल होता है, एक्टिव मास। रेज टू द पावर इक्वल्स टू इट्स स्टोइकियोमेट्रिक कांस्टेंट। मान लीजिए इसको समझने के लिए हमने एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन लिया जहां पे ए और बी मिलकर सी और डी दे रहे हैं। यहाँ पे स्मॉल ए स्मॉल बी क्या है और स्मॉल सी स्मॉल डी क्या है, ये सारे स्टोइकियोमेट्रिक कांस्टेंट है। कैपिटल ए बी सी डी, कैपिटल ए बी सी डी क्या है, हमारा स्पीसीज है, रिएक्टेंट स्पीसीज है कैपिटल ए कैपिटल बी, और प्रोडक्ट स्पीसीज है कैपिटल सी कैपिटल डी। तो अगर हम लॉज ऑफ मास एक्शन को देखें तो वो हमें बताता है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होगा। रिएक्शन इधर से इधर जा रही है, इधर से इधर जा रही है, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन होगा ए रेज टू द पावर स्मॉल ए, कैपिटल बी रेज टू द पावर स्मॉल बी। और अगर बैकवर्ड रिएक्शन देखें इधर से इधर, जहां पे रिएक्टेंट ये बन जाएगा, तो उस केस में रेट ऑफ रिएक्शन होगा कैपिटल सी टू द पावर स्मॉल सी, कैपिटल डी टू द पावर स्मॉल डी। तो ये हो गया रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, ये हो गया रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, है ना। इतनी चीजें क्लियर है। आगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम डिफाइन करेंगे। हमें पता है कि इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, हमने देखा था कि इक्विलिब्रियम पे क्या होता था कि नेट चेंज इन कंसंट्रेशन जीरो हो जाता है। किसके कारण से होता है, क्योंकि दोनों साइड का रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया, बराबर हो गया। रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया, बराबर हो गया। इसके कारण से जो नेट चेंज है कंसंट्रेशन में वो भी जीरो हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन दोनों बराबर हो जाएंगे। जैसे कि इस केस में ये रेट ऑफ फॉरवर्ड है, ये रेट ऑफ बैकवर्ड, ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, है ना। अगर के एफ के भी हमारा क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हमने मान लिया, आर इज एफ इज इक्वल्स टू, हम पता है, हमने देखा अभी फॉरवर्ड रिएक्शन होता है, यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी साइन था, हमने इसे हटा कर क्या रख दिया, इज इक्वल्स टू का साइन दे दिया और एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के एफ इंट्रोड्यूस कर दिया फॉरवर्ड के लिए। तो अगर हम आर एफ इक्वल टू आर बी लिखे, है ना, अगर मैं इसका कैलकुलेशन दिखाऊं आपको, तो हमने अभी देखा कि आर एफ इज इक्वल्स टू प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटा करके के एफ ए बी, उसी तरीके से आर बी बराबर होगा के बी स्मॉल सी स्मॉल डी, है ना। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट ऑफ बैकवर्ड के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, ए बी सी और डी। अगर आप इसको रीअरेंज करें, अगर आप इसको क्या करें, रीअरेंज करें, तो ये हो जाएगा के एफ बाई
के बी किसके बराबर हो जाएगा, के एफ हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा सी स्मॉल सी कैपिटल डी स्मॉल डी बाई ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी। यही चीज यहां लिखी है ना, यही चीज यहां लिखी है, और इसी रेशियो को हम कहते हैं के सी। क्या कहते हैं, के सी। तो समझ गए आप लोग इस चीज का मतलब। तो इसी से हमने रेट ऑफ रिएक्शन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को डिराइव कर लिया। अब हमने जो डिराइव किया अभी पहले, इसके पहले जो हमने डिराइव किया यहाँ पे, ये हमारा कंसंट्रेशन के टर्म में था, इसलिए हमने के सी लिखा। सी यहाँ किसको डिनोट कर रहा है कि हम जो भी रेट ऑफ रिएक्शन लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, रेट ऑफ रिएक्शन लिख रहे हैं, वो किसके टर्म में लिख रहे हैं, कंसंट्रेशन के टर्म में। ये सारे क्या है, कंसंट्रेशन टर्म्स है, कंसंट्रेशन ऑफ सी, कंसंट्रेशन ऑफ डी, कंसंट्रेशन ऑफ ए, कंसंट्रेशन ऑफ बी। जब हम इसी को प्रेशर के टर्म में लिखेंगे, मतलब जब हम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू लिखेंगे के एफ इंटू प्रेशर ऑफ ए इंटू प्रेशर ऑफ बी बाय, और के बी हो जाएगा के बी इंटू प्रेशर ऑफ सी इंटू प्रेशर ऑफ डी, तब हम कहेंगे उस केस में उसको के पी, जब हम प्रेशर के टर्म में रिप्रेजेंट करना चाहेंगे। एक चीज और, के पी जो होता है हमेशा वो गैसेस के लिए होता है। मान लीजिए 2-3 रिएक्टेंट है और 2-3 प्रोडक्ट है, उनमें से कुछ रिएक्टेंट और कुछ प्रोडक्ट सॉलिड है, कुछ रिएक्टेंट कुछ प्रोडक्ट लिक्विड है, और कुछ रिएक्टेंट और कुछ प्रोडक्ट हमारे पास गैस है। तो हम जब भी रेट के पी लिखेंगे तो हम सिर्फ गैसियस एटम को कंसीडर करेंगे, मतलब सिर्फ उसी प्रेशर को कंसीडर करेंगे जो गैसियस एटम लगा रहे हैं, क्योंकि जो हमारा लिक्विड और गैस है, लिक्विड और सॉलिड है, उनका जो प्रेशर का जो इम्पैक्ट है या फिर उनका जो इम्पैक्ट पड़ रहा है वो बहुत ही नेग्लिजिबल है, इसलिए उसे हम हटा सकते हैं। तो हम सिर्फ उन्हीं प्रेशर्स को लेंगे जो गैसियस स्टेट में प्रेजेंट रिएक्टेंट या प्रोडक्ट अप्लाई कर रहे हैं। तो ये चीज दिमाग में रहनी चाहिए। आगे हमें पता है आइडियल गैस से पी वी इज इक्वल टू एनआरटी, बहुत ही सिंपल सा इक्वेशन है, सबने देख रखा है एक बार। आगे हम लिख सकते हैं P by nRT is equals to N by V, है ना। P by nRT is equals to N by V, क्योंकि कंसंट्रेशन आपको पता है ना, इसको ऐसा लिख सकते हैं P by nRT is equals to N by V, और ये क्या होता है, कंसंट्रेशन होता है। ये P by RT है, यहाँ पे N नहीं होगा। P by RT is equals to N by V, ये हम लिख सकते हैं, और N by V नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम क्या देगा हमें, कंसंट्रेशन देगा। अब आगे हमने क्या किया, कंसंट्रेशन को रिप्लेस कर दिया किससे, पी बाई आर टी से, क्योंकि हमें पता है कंसंट्रेशन के सी क्या होता है, ए का कंसंट्रेशन, सी का कंसंट्रेशन, डी का कंसंट्रेशन बाई ए का कंसंट्रेशन और बी का कंसंट्रेशन, जहां पे सब कंसंट्रेशन का जो पावर है वो उनके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के बराबर है। तो इन सारे कंसंट्रेशन टर्म को हमने प्रेशर से रिलीज कर दिया, हाँ, लेकिन सिर्फ उन्हीं को रिप्लेस किया जो गैसियस है, और बाकी सबको हटा दिया वहां से। तो अगर आप ऐसा करोगे, मान लो कि सारे के सारे जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट स्पीसीज है वो गैस है, तो कंसंट्रेशन ऑफ सी की जगह में लिखा प्रेशर ऑफ सी बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी इंटू आर टी, सॉरी ये एन नहीं होगा, प्रेशर ऑफ सी बाई आर टी। उसी तरह प्रेशर ऑफ डी बाई आर टी, प्रेशर ऑफ ए बाई आर टी, प्रेशर ऑफ बी बाई आर टी। ये तो हो गया हमारा, है ना, ये हो गया। अब आगे क्या करेंगे हम, अगर मैं इसे अगर दिखाना चाहूँ तो जैसे हमने डिराइव किया के सी इज इक्वल्स टू पी ऑफ सी बाई आर टी का पावर सी। ये सी और ये सी सेम नहीं है, ये कंसंट्रेशन वाला सी है, ये कंपोनेंट जो सी है उसका नाम ही सी है। ये हो गया हमारा, है ना। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हम इसे लिख सकते हैं प्रेशर ऑफ सी, प्रेशर ऑफ डी, यहाँ स्टोइकियोमेट्रिक होगा, ये हो जाएगा डी, ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी। हो गया इतना। अब आर टी हमने बाहर निकाल लिया यहां से, यहां हम लिख सकते हैं ऐसे ऐसे करके आर टी, क्योंकि यहाँ पे सेम है,
1/RT एक्चुअली 1/RT का पावर क्या हो जाएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे तो पावर क्या ऐड हो जाएगा, C+D, और इसे माइनस कर रहे हैं A+B को, माइनस A+B। यहाँ पे सारे क्या क्या है, स्टोइकियोमेट्रिक कांस्टेंट का डिफरेंस है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। तो चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट आते समय, तो इसे हम लिख सकते हैं फिर। और इस टर्म को हम क्या कहते हैं, Kp। मैंने अभी डिफाइन किया था Kp को, तो ये हो जाएगा Kp और हो जाएगा 1/RT चेंज इन नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल, जो कि C+D माइनस A/B जो भी गैसियस है सारे, Kp इक्वल टू KC/RT dz। तो अब हमारे पास ये आ गया और यही हमारा इक्वेशन है Kp। और हम इसको इधर ले जाए, Kp को अगर Kc को अगर यहाँ ले जाए, सॉरी Kp को अगर वैसा लिखना चाहे तो लिख सकते हैं KC/RT डेल्टा Ng, है ना, यही चीज़ यहाँ लिखी है। तो ये हो गया हमारा फाइनल इक्वेशन और फाइनल रिलेशन। और ये रिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसकी ज़रूरत बार बार पड़ेगी बहुत सारे क्वेश्चंस में, और इससे क्वेश्चंस पूछे भी जाते हैं। अब ये कुछ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से रिलेटेड चीज़ें हैं, ये भी बहुत ज़रूरी है कि आप इनको दिमाग में रखें। पहला है रिवर्सिबल ऑफ इक्वेशन, फिर दूसरा है मल्टीप्लिकेशन बाय कांस्टेंट, और तीसरा है एडिशन ऑफ इक्वेशन। तो इनको हम पहले समझेंगे प्रैक्टिकली, फिर आप इनके इम्पैक्ट को याद कर सकते हैं। पहले इनके इम्पैक्ट को हम प्रैक्टिकली समझेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है ना। तो मान लीजिए कोई रिएक्शन थी जो सीधा A से B जा रही है, हम सिंपल रिएक्शन ले रहे हैं जो कि A से B जा रही है, तो उसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, कंसंट्रेशन के टर्म में। मान लीजिए नॉर्मल कंसंट्रेशन ले रहे हैं हम, तो कंसंट्रेशन ऑफ B बाय कंसंट्रेशन ऑफ A। अगर आप इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखना चाहे तो कैसा हो जाएगा, B से A जाएगा, तो इस केस मान लो KC डैश बोल रहे हैं वैसे, तो ये कितने के बराबर हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ A बाय कंसंट्रेशन ऑफ B। तो इससे हमारा रिलेशन निकल के क्या आया, KC और KC डैश के बदले में अगर हम लिखना चाहे तो हम लिख सकते हैं 1/KC डैश इज इक्वल्स टू, इसके अगर हम लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं 1/KC डैश इज इक्वल्स टू B/A। हमने रेसिप्रोकल ले लिया, और ये B/A किसके बराबर है, KC के। तो KC किसके बराबर हुआ, 1/KC डैश के। मतलब अगर हम रिएक्शन को रिवर्स कर दे, क्या कर दे, रिएक्शन को रिवर्स कर दे, तो हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, 1/, हो जाता है। तो ये हो गया पहला। दूसरा क्या है, दूसरा कह रहा है कि हम किसी कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो मान लीजिए हमारा ये A से B जा रहा था, इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम क्या लिखेंगे, KC इज इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ A कंसंट्रेशन ऑफ B बाय कंसंट्रेशन ऑफ A। मान लीजिए इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया पूरे इक्वेशन को, तो ये हो जाएगा 2A बाय 2B। अब अगर KC अगर हम लिखना चाहे तो ये B का स्क्वायर होगा, कि हमने कोएफिशिएंट 2 को बढ़ा दिया, है ना, क्यों, और हमें पता है कोएफिशिएंट का पावर ही रेज होता है, और ये हो जाएगा A का पावर 2। अगर इसे हम आगे फर्दर लिखना चाहें, KC डैश मान लो, इसे KC डैश को अगर फर्दर लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं इसे B/A का पावर 2। ये B/A क्या है हमारा, B/A KC है, मतलब KC का स्क्वायर। तो इससे हमने क्या समझा कि जितने से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं उतना ही पावर आ जा रहा है, KC का पावर उतना ही आ जा रहा है KC डैश कैलकुलेट करने के लिए, है ना। तो ये हो गया हमारा दूसरा पॉइंट। भाई हमारा तीसरा पॉइंट क्या था, एडिशन ऑफ इक्वेशन था, है ना। तो मान लीजिए कोई इक्वेशन ऐसे जा रही है, A से B और C से D, इन दोनों के लिए अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना चाहे, मान लीजिए इसको बोलते हैं K1, तो ये हो जाएगा B/A ही हो जाएगा ना, B/A, और इसको मान लेते हैं K2, तो ये हो जाएगा D/C। अब मान लो कि मैंने इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया, तो ये हो जाएगा
ए प्लस सी गिव्स बी प्लस डी। अगर इसके लिए हम के सी लिखना चाहें तो वो हो जाएगा बी डी बाई ए सी। अगर इसको अलग करके लिखे हम तो ये हो जाएगा बी बाई ए मल्टीप्लाइड बाई डी बाई सी, है ना। अब ये b बाई ए क्या है, b बाई ए हमारा K1 था और d बाई सी क्या है, K2 था। ये किसके बराबर हो गया, के सी के। मतलब जब दो इक्वेशंस को ऐड करते हैं तो जो फाइनल आता है वो मल्टीप्लिकेशन आता है उन दोनों को। मान लीजिए हमने इन दोनों को ऐड किया तो अब जो फाइनल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा वो इन दोनों के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का मल्टीप्लाई है, फिर प्रोडक्ट होगा, जो कि हम यहाँ से देख सकते हैं। तो ये हो गए हमारे तीनों पॉइंट्स, इन्हीं को मैंने ऐसे लिखा पॉइंट्स में। पहला, इक्वेशन को रिवर्स करने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1/k हो जाता है, मतलब रेसिप्रोकल हो जाता है। मल्टीप्लाई करने से किसी कांस्टेंट से इक्वेशन को k का पावर उसी मतलब कि फैक्टर से बढ़ जाता है। और किसी दो इक्वेशन को ऐड करने से जो फाइनल इक्वेशन होता है उसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा उनके पेरेंट इक्वेशन का सम होगा। पेरेंट केमिकल इक्वेशन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का सम होगा, है ना। आगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितने तरह के होते हैं। पहला होता है होमोजीनियस इक्विलिब्रियम, जिसमें सारे के सारे जो रिएक्टेंट होते हैं वो और जो प्रोडक्ट होते हैं वो सारे सेम फेज में रहते हैं। जैसे ये तीनों गैसियस में है तो इस केस में जो इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा इस इक्वेशन के केस में वो होगा होमोजीनियस। उसी तरीके से N2 वाले में भी, एमोनिया का फॉर्मेशन में भी तीनों जो है वो गैसेस फॉर्म में है। आगे, जब कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट करता है और डिकम्पोज होकर के हमें कार्बन ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड देता है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड देता है, तो इस केस में जो कैल्शियम कार्बोनेट वो सॉलिड में रहता है, कैल्शियम ऑक्साइड भी सॉलिड में रहता है, पर कार्बन डाइऑक्साइड केस में गैसेस में रहता है। तो इससे हम क्या बोलते हैं, हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम, जिसमें रिएक्टेंट या फिर स्पीसीज या फिर जितने भी स्पीसीज रिएक्शन में इन्वॉल्व है वो सारे के सारे एक फेज में नहीं है, है ना। उसी तरह NH4HS का अगर डिकम्पोजिशन देखें तो वो भी NH3+H2S देगा, उसमें से एक सॉलिड है और 2 बाकी गैस है। तो ये भी एक हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम का उदाहरण है। अच्छा, ये हो गया। अब बात दिक्कत कहाँ आती है। अब देखो, अगर हम इसे अगर लिखना चाहें तो Kc को अगर लिखना तो ऐसे लिखाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। एक बात और यहाँ पे, क्योंकि ये सॉलिड है दोनों, तो इन दोनों कंसंट्रेशन भी 1 ही होगा, तो ये हो जाएगा गैसियस। तो देखो Kc कैसे चेंज हो गया हेट्रोजीनियस के लिए। उसी तरह प्रेशर भी इसी करेंगे, क्योंकि CO2 ही गैसियस है, बाकी सब क्या सॉलिड है। और हमने कहा था कि हम जब भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp लेते हैं तो लिक्विड और गैस और लिक्विड और सॉलिड का कंट्रीब्यूशन नेग्लिजिबल होता है। तो सिर्फ हम सिर्फ प्रेशर किसका लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड का जो गैसियस में है। तो आप देख सकते हो कि हेट्रोजीनियस होमोजीनियस में क्या अंतर आता है। अगला है कि इसकी मदद से कैसे हम प्रेडिक्ट करेंगे कि रिएक्टेंट ज़्यादा बनेगा या प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा, है ना। तो सिंपल सा लॉजिक है बिल्कुल। कोई अगर रिएक्शन हो रही है, मैं सिंपल एक हाइपोथेटिकल इक्वेशन लेता हूँ ताकि समझने में आसानी हो। इसका अगर Kc हमने लिखा, 2 केस लिया। पहला केस लिया Kc 1 से बड़ा है, दूसरा केस लिया Kc वो 1 से छोटा है। अगर Kc 1 से बड़ा, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो C मल्टीप्लाइड बाई D है, कंसंट्रेशन ऑफ C इंटू कंसंट्रेशन ऑफ D A B, ये किससे छोटा है, 1 से। या फिर क्या लिख सकते हैं हम, कंसंट्रेशन ऑफ C कंसंट्रेशन ऑफ D, ये किससे छोटा है, कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B। इसका मतलब इन दोनों का कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट ज़्यादा है इन दोनों से। इससे हम कंक्लूड कर सकते हैं या फिर हम ये निकाल सकते हैं इसका अर्थ ये निकाल सकते हैं कि इसका प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या है, ज़्यादा है। प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या है, ज़्यादा है।
तो जब भी के सी या फिर कोई भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के पी के सी के एक्स कोई भी अगर 1 से ज़्यादा होगा तो उस केस में प्रोडक्ट ज़्यादा मात्रा में बनेगा। जबकि हम दूसरा अगर केस लें जिसमें के सी छोटा है 1 से, और हम के सी के जगह लिख दे सी डी ए बी, ये छोटा है 1 से, तो और क्या लिख सकते हैं, सी डी भी छोटा किससे है, ए बी से। इसका मतलब रिएक्टेंट क्या है, ज़्यादा मात्रा में, तो रिएक्शन बैकवर्ड ज़्यादा हो रही है फॉरवर्ड के तुलना में। तो ये हमारा एप्लीकेशन है, डायरेक्ट एप्लीकेशन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का, है ना। दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये सिर्फ और सिर्फ तापमान पर निर्भर करती है और किसी भी चीज़ से इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, मतलब और भी किसी चीज़ को बदलने से इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। ना ही कंसंट्रेशन चेंज करने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बदलता है, ना ही प्रेशर चेंज करने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बदलता है। सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर के कारण ही इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बदल सकते हैं, तो इसलिए थर्मोडायनेमिक डिपेंडेंट है। अगला है कि हम कैसे केसी की मदद से रिएक्शन के डायरेक्शन को प्रेडिक्ट करेंगे। तो उसके लिए एक होता है रिएक्शन कोशेंट। रिएक्शन कोशेंट हम कैसे निकालते हैं, हम लॉ ऑफ मास एक्शन को तब अप्लाई करते हैं जब कोई मतलब लॉ ऑफ मास एक्शन को किसी भी पॉइंट पर अप्लाई कर देता है, रिएक्शन के किसी भी पॉइंट पर, मतलब इस पर निर्भर नहीं करता कि रिएक्शन हो चुकी है नहीं हो चुकी है। तो ऐसे को हम कहते हैं एक रिएक्शन कोशेंट। मतलब होता प्रोडक्ट बाय कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ही है, पर हम ऐसा तभी कभी भी कर सकते हैं। हो सकता है कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम में ना हो तभी हमने कर दिया हो, तो इससे इसके ऐसा हम क्यों करते हैं, इससे क्या फ़ायदा है। तो इससे हम रिएक्शन के दिशा को बता सकते हैं कि किस डायरेक्शन में रिएक्शन मूव करेगा। कैसे, सिंपल इसके कुछ टर्म्स है। अगर के सी ज़्यादा है क्यू सी से, अगर के सी ज़्यादा है क्यू सी, जब हमने क्यू सी कैलकुलेट किया वो ज़्यादा है के सी से, मतलब के क्यू सी कम है के सी से, तो रिएक्शन फॉरवर्ड होगी पहला। अगर क्यू सी ज़्यादा है तो बैकवर्ड होगी। तीसरा, अगर क्यू सी के सी के बराबर है तो कोई रिएक्शन नहीं होगी, इक्विलिब्रियम रीच हो चुकी है। तो ये 3 केसेस है हमारे, है ना, कि अगर के सी बड़ा है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बड़ा है, मतलब रिएक्शन अभी और होनी बाकी है। मतलब ये रेशियो क्या है, ये रेशियो छोटा है, और रेशियो किसके प्रोपोर्शनल था, प्रोडक्ट के बराबर था। तो क्योंकि ये रेशियो भी छोटा है तो मतलब प्रोडक्ट भी कम मात्रा में बना है, तो और प्रोडक्ट बनने के रिएक्टेंट आगे बढ़ेगा। उसी तरीके से अगर वो रेशियो छोटा है, मतलब क्या है, वो रेशियो अगर ज़्यादा है तो प्रोडक्ट क्या है, ज़्यादा है, मतलब इक्विलिब्रियम से वो इक्विलिब्रियम के रिस्पेक्ट में फिर तुलना में वो प्रोडक्ट ज़्यादा है, तो अब रिएक्शन क्या होगा, बैकवर्ड जाएगा ताकि के सी के बराबर हो सके। और अगर रेशियो बराबर है, मतलब कि प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का रेशियो बराबर है, मतलब कि प्रोडक्ट भी अपने जो निर्धारित मात्रा है इक्विलिब्रियम के मुताबिक उस पर बन चुकी है ना, तो कोई भी रिएक्शन नहीं होगा, नेट रिएक्शन नहीं होगा, डायनेमिक हो सकता है। आगे अब कुछ हम सवाल देखेंगे जिसके वजह से हम समझ पाएंगे कि हमने कॉन्सेप्ट को समझा कि नहीं। तो 5 क्वेश्चंस मैं दूंगा, सॉल्व करूंगा, और 5 क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करोगे। तो हम शुरू करते हैं यहाँ पे क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक वेसल है ना, एक वेसल है और वो 1000 केल्विन पर CO2 ले रखी है अपने पास, कितने प्रेशर पे, 0.5 atm प्रेशर पे। अब क्या होता है, कुछ CO2 CO में बदल जाती है ऑन एडिशन ऑफ ग्रेफाइट। मतलब CO2 में हम ग्रेफाइट ऐड करके क्या बना ले रहे हैं, CO, है ना, CO बना ले रहे हैं, प्लस O2 भी बन रही होगी। अब क्या, अब बोला गया है कि इफ द टोटल प्रेशर इज 0.8 atm, तो हमें वैल्यू ऑफ Kp निकालनी है। P टोटल दे रखा है, क्या दे रखा है, P टोटल। तो चलिए देखते हैं हम कैसे सॉल्व करेंगे। पहला है, ये हमारा इक्वेशन है। दूसरा, P इनिशियल दे रखा है जो CO2 का कारण था। P फाइनल हम ऐसे निकाल सकते हैं, ये था पहले 0.5x, अब ये 0.5 माइनस x होगा, कुछ अमाउंट हटेगा और ये 2x बनेगा इस इक्वेशन के हिसाब से। मान लीजिए x घट रहा है तो 0.5 माइनस x atm, ये भी क्या होगा, ये भी कुछ बनेगा। इससे हमें मतलब नहीं, हमें इससे, इनसे और इससे मतलब है ना। आगे अब टोटल प्रेशर क्या हो जाएगा इक्विलिब्रियम पे, हो जाएगा 0.5 माइनस x प्लस 2x
आगे, और ये हमें पता है कि ये टोटल प्रेशर क्या दिया हुआ, इक्विलिब्रियम पे दिया 0.8। इससे हम इसको इक्वेट कर देंगे, जिससे हमें x की वैल्यू मिल जाएगी 0.3। तो 0.3 x की वैल्यू हमें मिल गई। अब पता है कि Kp किसके बराबर होता है, PCO2 स्क्वायर बाई PCO2 के। Kp इसी के बराबर तो होगा, क्योंकि ग्रेफाइट जो है वो सॉलिड में है, तो इसका ना कंसंट्रेशन कंट्रीब्यूशन होगा और ना ही प्रेशर कंट्रीब्यूशन होगा। तो इस कारण से ये इक्वेशन ऐसा लिखी जाएगी। अब Kp इसके बराबर हो जाएगा, यहाँ मैंने x की वैल्यू पुट कर दी। इक्विलिब्रियम पे इसका कंसंट्रेशन 0.5 माइनस एक्स और इसका 2x है, तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर, क्योंकि इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है और x की वैल्यू हमने 0.3 लगा रखी है। उसी तरीके से 0.5 माइनस 0.3, क्योंकि x की वैल्यू हमने 0.3 लगा रखी है। आगे Kp कैलकुलेट हो गया 1.8, ये हो गया हमारा आंसर। तो इस तरीके से इसको आप करोगे। अगला सवाल, एक रिएक्शन है A से B रिएक्ट करके 3C दे रही है और 3 लीटर वेसल जो है वो कंटेन कर रहा है 1, 2, 4 मोल्स ऑफ ABC। ये इक्वेशन है और ये इनिशियल मोल्स है ABC का। तो अगर Kc इस रिएक्शन का 10 है, रिएक्शन किस डायरेक्शन में पड़ेगी? तो रिएक्शन का डायरेक्शन हम प्रेडिक्ट करते हैं QC की वजह से। तो हम पहले QC कैलकुलेट कर लेते हैं। QC क्या होगा इस पॉइंट पे, क्योंकि C4 है तो 4 का पावर 3, क्योंकि 3 को स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है। आगे 1 और 2, ये आ जाएगा 4 इंटू 4 बाई इंटू 2, 4 4 16 टू 32। तो यहाँ पे 32 आया QC का वैल्यू और Kc कितना है 10 है। मतलब क्या हो गया, कौन सा केस हो गया, QC इज ग्रेटर देन Kc। मतलब रिएक्शन कहाँ जाएगी, बैकवर्ड जाएगी, बैकवर्ड जाएगी। CA इतना हो गया। अच्छा हम कंसंट्रेशन ले रहे थे ना, अच्छा सॉरी, हम कंसंट्रेशन ले रहे थे, हम नंबर ऑफ मोल्स को कंसंट्रेशन से डिवाइड कर देंगे, वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे, वॉल्यूम में दे रखा है। तो वही चीज़ होगी अंतिम में भी। लेकिन यहाँ Q का वैल्यू दूसरा निकल के आया, क्योंकि 3 का हम स्क्वायर ले रहे हैं तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया, फिर भी Q का वैल्यू क्या आया, ज़्यादा आया। तो रिएक्शन क्या होगा, बैकवर्ड जाएगा, है ना, समझ गए। 298 केल्विन में मान लो कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू कितना है, 100 है, और इनिशियल कंसंट्रेशन इन चारों स्पेसिस कितना है, 1 m है, 1 m है। तो इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D विल बी, तो आपको दिया गया है कि चारों स्पेसिस का इनिशियल कंसंट्रेशन कितना था, 1 m था, है ना, 1 m। आगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू दिया हुआ 100। अब कुछ समय के बाद इसमें से x हटेगा, इसमें से भी x हटेगा, इसका x बनेगा 1 + x और ये +x हो जाएगा। ओके, ये 1 + 1 - x, 1 - x, 1 + x, 1 + x हो जाएगा। कंसंट्रेशन हमने मान लिया कि x घट रहा है, तो 100 के बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 1 + x का स्क्वायर बाई 1 - x का स्क्वायर। अगर आप इसको सॉल्व करें तो इसमें ऐसे लिखा है हमने, अच्छा 0 है, a 0 है, सॉरी, तो ये 2 ही 3 हो जाएंगे, तो ये 100 के बराबर होंगे फिर, है ना। तो ये हो जाएगा 9 1 प्लस, तो डी का कंसंट्रेशन क्या जाएगा 1 + 9/11, क्योंकि एक्स का वैल्यू 9/11 आया और जो फाइनल कंसंट्रेशन था डी का वो था 1 + x, तो ये 1 + 9/11 जो कि हमारा हो गया 1.818। फॉर द रिएक्शन 2SO2 + O2 gives 2SO3 का डेल का वैल्यू दिया हुआ -7.57 57.2 Kp जूल पर मोल, और Kpc का वैल्यू दिया हुआ है 1.7 × 10⁻16, विच इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो इसमें हमें कैलकुलेट करना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। अगर हम प्रेशर को इंक्रीज करें, ये ली चाइटेरियल क्वेश्चन है, इसे हम बाद में करेंगे क्योंकि अब मैंने ली चाइटेरियल नहीं पढ़ाया। अगला पहला सवाल, अगला सवाल, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन एट अ प्रेशर इज 100। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू दिया है। राइट डाउन द इक्विलिब्रियम लॉ इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन एंड डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब इन सब के लिए हमें निकालना है कि क्या होगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू फॉर द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। पहले वाले में क्या किया, इनने 2 से मल्टीप्लाई किया, ये क्वेश्चन कुछ गलत लग रहा है,
हाँ ये वाला इक्वेशन यहाँ पे नहीं होगा, सिर्फ इस इक्वेशन के लिए करना है। तो ये जो इक्वेशन दे रखा हमें वो है N2 प्लस O2 का। तो इन दोनों का रिएक्शन हो गया हमें 2NO2 मिल रहा है, और इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया हुआ 100 100 100 दिया हुआ है, और हमें इस इक्वेशन को निकालना है। तो अगर आप इन दोनों को देखें तो ये आपस में रिवर्स है सिर्फ इक्वेशन। क्या किया, इक्वेशन को रिवर्स कर दिया गया है। मतलब अब क्या होगा, हमने देखा था इक्वेशन रिवर्स होता है तब ये 1/k हो जाता है। 1/k मतलब जो k डैश होगा, नया k होगा, 1/k होगा, मतलब 1/100 होगा। 1/100 मतलब क्या होगा, 0.01 10 to the power minus 2, it will be 0.01. For a reversible reaction, if the concentration of reactions are doubled, reaction concentration को हमने क्या कर दिया, डबल कर दिया, क्या होगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे इसका। तो कंसीडर हाइपोथेटिकल रिएक्शन हम ले लेंगे, है ना। तो इसका के इक्विलिब्रियम क्या आएगा, CDAB। हमने कंसंट्रेशन को डबल कर दिया है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर डिपेंडेंट है, और ये मैंने पहले ही कहा था। इसी कारण से प्रेशर कंसंट्रेशन चेंज का इससे कोई असर नहीं होता, तो ये कांस्टेंट ही रहेगा। तो ये क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। ठीक है, इसके साथ मैं अपना लेक्चर खत्म करता हूँ।